Hello everyone, myself Stage Kalna welcomes all of you in my YouTube channel Ultimate Science by Stage Kalna. हैसेस लॉ है क्या? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, the total amount of enthalpy change in a reaction will always remain same whether the given reaction is completed in one step or in a number of steps. इसका मतलब क्या है कि कोई भी गिवन रिएक्शन है, भले वो वन स्टेप में कंप्लीट हो या एक से ज्यादा स्टेप में कंप्लीट हो, then the total amount of enthalpy change will always remain same. कि हमेशा एंथैल्पी चेंज सेम रहेगा. दिस इज कॉल्ड हैसेस लॉ. इसे क्या बोलते हैं? हैसेस लॉ. अब इसे मैं एक एग्जांपल से बताने जा रहा हूं. फॉर एग्जांपल, initially we are having a substance A, it converts into D. A substance किस में कन्वर्ट हो रहा है? D में. This is direct change. अब हमने इस रिएक्शन को डिफरेंट पाथ से किया. पहले हमने A को B में कन्वर्ट किया, B को C में कन्वर्ट किया और C को D में. इट मींस पहले हम A से D पे डायरेक्ट जा रहे थे, अब हमने इसके स्टेप्स बना लिए. A से पहले B पे गए, B से C पे गए, C से D पे गए. ठीक है. तो यदि A से D पे डायरेक्टली जा रहे थे, सपोज उस दौरान जो इंथैल्पी चेंज है दैट इज डेल्टा HR, इंथैल्पी चेंज ऑफ द रिएक्शन. अब हमने इसे स्टेप्स में डिवाइड किया. पहले A से B पे गए, सपोज इस दौरान जो इंथैल्पी चेंज है दैट इज डेल्टा H1. B से C पे गए, इस दौरान जो इंथैल्पी चेंज है डेल्टा H2. C से D पे गए, इस दौरान जो इंथैल्पी चेंज है डेल्टा H3. सो दिस इज डायरेक्ट चेंज. और ये जो A से B, B से C, C से D जा रहे हैं, दिस इज इनडायरेक्ट चेंज. या ये कहें हम इसे स्टेप्स में कर रहे हैं. अब हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? अकॉर्डिंग टू हैसेस लॉ, हैसेस लॉ क्या कहता है? हैसेस लॉ कहता है कि इफ वी आर मूविंग डायरेक्टली or if we are moving in a steps, then the total amount of enthalpy change will remain same. तो यदि हम A से D पे जा रहे हैं तो उस समय enthalpy change कितना है? डेल्टा HR. So delta HR will be equal to, अभी क्या कर रहे हैं हम? इनडायरेक्टली जा रहे हैं स्टेप्स में. तो इस दौरान enthalpy change पहले में डेल्टा H1, दूसरा डेल्टा H2, तीसरा डेल्टा H3. तो ये क्या होगा? इन तीनों के सम के इक्वल. तो डेल्टा HR इज इक्वल टू डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3. इट मींस reaction is completed in one direct step or in number of steps, the total amount of enthalpy change will remain same. This is Hassel's law. Another example. Suppose we are having a solid substance initially and we are converting this solid substance into its vapor states. This is direct change. So this process is, whenever a solid is directly converted into vapors, then this process is known as sublimation, and the enthalpy change during the conversion of one mole of any solid into its vapors, this is called delta H sublimation, जिसे हम enthalpy of sublimation बोलते हैं. ये हो गया डायरेक्टली जाना. अब हमने क्या किया? इसे स्टेप्स में चल रहे हैं. पहले सॉलिड को किस में कन्वर्ट करा? लिक्विड में. और लिक्विड को फिर वेपर्स में कन्वर्ट किया. तो जब सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं, then this process is known as fusion. और इस दौरान जो इंथैल्पी चेंज होगा दैट इज कॉल्ड डेल्टा H फ्यूजन, इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन. लिक्विड को हीट करें, वेपर में बदल रहे हैं, तो प्रोसेस का नाम क्या होगा? वेपोराइजेशन. और इट इज आल्सो कॉल्ड बॉइलिंग. और इस दौरान जो इंथैल्पी चेंज होगा, वन मोल ऑफ एनी लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, देन दिस इज कॉल्ड डेल्टा H वेपोराइजेशन. सो ये डायरेक्टली जाना हो गया कि हमें सॉलिड से सीधा हम वेपर में बदल रहे हैं. दिस इज डायरेक्टली चेंज. और ये क्या है? इनडायरेक्ट चेंज. सॉलिड से पहले लिक्विड में जा रहा है, लिक्विड से फिर वेपर बना रहे हैं. देन अकॉर्डिंग टू हैसेस लॉ, हैसेस लॉ कह रहा है कि इफ दिस रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन वन डायरेक्ट स्टेप
This is the direct step, or in a number of steps. Then total amount of enthalpy change will remain same. So according to Hess's law के अकॉर्डिंग क्या होगा? डेल्टा H sublimation, this is directly enthalpy change, is equal to delta H fusion plus delta H vaporization. Clear? So this is Hess's law. Now we are studying about applications of Hess's law. There are total 3 applications. First application is to find out enthalpy change of any given reaction or standard enthalpy change of any given reaction. कि कोई गिवन रिएक्शन है, हमें उसके लिए enthalpy change की वैल्यू या standard enthalpy change की वैल्यू रिएक्शन के लिए. enthalpy change of any reaction क्या होगा? डेल्टा HR. और standard enthalpy change क्या होगा? डेल्टा H0R. अब क्या होता है enthalpy of reaction? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए enthalpy change of reaction, जिसे हम डेल्टा HR बोल रहे हैं, होता क्या है ये? It is the amount of enthalpy change accompanied a balanced chemical reaction. कोई भी गिवन केमिकल रिएक्शन हमारे पास है और वो बैलेंस्ड है, तो उस रिएक्शन के होने के टाइम पे जो भी इंथैल्पी चेंज होगा, भले एनर्जी रिलीज हो भले एनर्जी अब्सॉर्ब हो, उसे हम क्या बोलते हैं? इंथैल्पी चेंज ऑफ एनी रिएक्शन. दिस इज कॉल्ड डेल्टा HR. और यदि यहां पर आ जाए स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ एनी रिएक्शन, तो सिंबल क्या हो जाएगा? डेल्टा H0R. और डेफिनेशन क्या हो जाएगी? इट इज द अमाउंट ऑफ इंथैल्पी चेंज accompanied a balanced chemical reaction under standard conditions of temperature and pressure. अब क्या स्टैंडर्ड कंडीशन है आप जानते हैं, दैट इज 298 केल्विन टेम्परेचर एंड 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर. कि गिवन केमिकल रिएक्शन है, हमने इस स्टेज में की 298 केल्विन टेम्परेचर कर दिया, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर कर दिया. उस समय उस रिएक्शन के होने के टाइम पे यदि वो रिएक्शन बैलेंस्ड है, तो उस समय जो भी इंथैल्पी चेंज होगा उसे हम क्या बोलेंगे? डेल्टा HR. और यदि स्टैंडर्ड स्टेज में हो रही है तो डेल्टा H0R, स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ऑफ एनी रिएक्शन. अब इसे निकालने का फार्मूला है, और वो क्या फार्मूला है? फर्स्ट ऑफ ऑल डेल्टा HR इज इक्वल टू summation of delta H formation of all the products minus summation of delta H formation of all the reactants. Summation मतलब हमें ऐड करना है किसको? डेल्टा H formation of all the products. जितने भी प्रोडक्ट्स हैं गिवन केमिकल रिएक्शन में, उन सभी की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को ऐड करेंगे, माइनस समेशन ऑफ डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स. जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उन सभी के डेल्टा H फॉर्मेशन को ऐड करेंगे और फर्स्ट वैल्यू में से सेकंड वैल्यू माइनस कर देंगे, दैट इज कॉल्ड डेल्टा HR. अब बात आती है यदि रिएक्शन स्टैंडर्ड कंडीशन में हो तो उस समय में क्या होगा? उस समय में यही फार्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा H0R इक्वल टू समेशन ऑफ डेल्टा H0 फॉर्मेशन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स माइनस summation of delta H0 formation of all the reactants. अब इस फार्मूला को कैसे अप्लाई करते हैं हम इसी न्यूमेरिकल से समझ रहे हैं. दैट स्टेटमेंट क्वेश्चन क्या है? फाइंड आउट एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन taking place at 298 Kelvin. रिएक्शन है 4 FA सॉलिड
plus 3O2 gas, it will give 2 Fe2O3 solid। और गिवन क्या है हमारे पास? गिवन है डेल्टा H0 formation of Fe2O3 solid is minus 824.2 किलोजूल पर मोल। देखिएगा स्टेटमेंट क्या है? फाइंड आउट एंथैल्पी चेंज फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन टेकिंग प्लेस एट 298 केल्विन। एक केमिकल रिएक्शन है 298 केल्विन पे हो रही है, 4 Fe सॉलिड प्लस 3O2 गैस इक्वल टू Fe2O3 सॉलिड, और गिवन है डेल्टा H0 फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 सॉलिड, वैल्यू है माइनस 824.2 किलोजूल पर मोल। और हमें इसके लिए निकालना क्या है? एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, इट मींस डेल्टा HR। लेकिन रिएक्शन कब हो रही है? 298 केल्विन पे, यानी कि हमें क्या निकालना? डेल्टा H0R। इट मींस वी हैव टू फाइंड आउट, हमारा एम क्या है? डेल्टा H0R, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन, ये फाइंड आउट करना है। अब ऐसे क्वेश्चन को करने से पहले हमें देखना है कि हमारे पास रिएक्शन गिवन है या नहीं। आपने देखा रिएक्शन गिवन है 4 Fe सॉलिड प्लस 3O2 गैस है 2 Fe2O3 सॉलिड। उसके बाद देखना है कि क्या ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। यदि रिएक्शन बैलेंस ना हो तो हम उसे पहले बैलेंस करेंगे। चेक कीजिए, 4 1 जा 4 Fe, Fe2 2 जा 4 इक्वल, ऑक्सीजन 3 2 जा 6, ऑक्सीजन 2 3 जा 6, ऑक्सीजन इज आल्सो इक्वल, इट मींस दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। अब हम अप्लाई करेंगे फार्मूला। फार्मूला क्या है हमारे पास? आपने पढ़ा डेल्टा H0R क्या है हमारे पास? डेल्टा H0R फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है? समेशन ऑफ डेल्टा H0 फॉर्मेशन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ डेल्टा H0 फॉर्मेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स। अब इस समेशन का मतलब क्या है? यहां पे समेशन का मतलब है कि हमारे पास किसी भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट्स के जितने भी मोल्स हैं, हमें उनको, उन नंबर ऑफ मोल्स को उनके डेल्टा H0 फॉर्मेशन से मल्टीप्लाई करना है और बाद में उसे ऐड करना है। अब देखिएगा फॉर्मूला पुट वैल्यूज। सो डेल्टा H0R क्या होगा? समेशन ऑफ डेल्टा H0 फॉर्मेशन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। अब इस गिवन रिएक्शन में प्रोडक्ट्स कौन सा है? सिर्फ एक ही प्रोडक्ट है Fe2O3 सॉलिड, इट मीन दिस इज द प्रोडक्ट। इसके मोल्स कितने हैं? 2। तो हमें क्या करना है? नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय इट्स स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो डेल्टा H0 फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 सॉलिड, इसकी वैल्यू क्या दी है? माइनस 824.2 किलोजूल। अब हमारे पास सिर्फ एक ही प्रोडक्ट था तो सिर्फ इसी का, यदि बाई चांस एक से ज्यादा प्रोडक्ट होंगे तो हम इसी तरह से नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय देयर स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्लस नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, उन सबको ऐड कर देंगे। ये क्या हो गया हमारे पास? समेशन ऑफ डेल्टा H0 फॉर्मेशन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स माइनस, अब बात आ रही है समेशन ऑफ, समेशन क्या है? डेल्टा H0 फॉर्मेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स। हाँ जी, अब हम वैल्यूज पुट अप करेंगे। सो डेल्टा H0 रिएक्शन इक्वल टू समेशन ऑफ, समेशन मतलब हमें ऐड करना है किसको? डेल्टा H0 फॉर्मेशन ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स। अब हम ये देखेंगे इस गिवन रिएक्शन में प्रोडक्ट्स कौन से हैं। तो प्रोडक्ट कौन सा? सिर्फ एक ही है Fe2O3। समेशन का मतलब क्या है? हमें उस प्रोडक्ट्स के जितने भी मोल्स हैं, हमें उनको उनकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन से मल्टीप्लाई। तो इट मींस हम क्या करेंगे? 2 इंटू डेल्टा H0 फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 सॉलिड, ये हमारे पास हो गया प्रोडक्ट्स का केस, माइनस, अब प्रोडक्ट सिर्फ एक ही था हमारे पास, प्रोडक्ट सिर्फ एक है इसलिए हमने सिर्फ इसी को लिया है। यदि प्रोडक्ट इससे ज्यादा होते तो हम उसे ज्यादा करते और सभी को ऐड करते, माइनस। अब समेशन ऑफ डेल्टा H0 फॉर्मेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स हमारे पास दो हैं, वन इज Fe, सेकंड इज O2 केस। Fe के कितने मोल्स है? 4, तो 4 इंटू डेल्टा H0 फॉर्मेशन ऑफ Fa सॉलिड। जितने भी रिएक्टेंट्स या प्रोडक्ट्स हैं, हमें उन सबके स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को उनके नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई करना है और आपस में ऐड करना है, प्लस दूसरा रिएक्टेंट कौन सा है हमारे पास? दूसरा रिएक्टेंट है हमारे पास O2 गैस। आप देख सकते हैं O2 गैस के कितने मोल्स हैं यहां पर? O2 गैस ये रहा, इसके कितने मोल्स है? 3,
तो यहां पर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, इनकी स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को, प्लस 3 इंटू डेल्टा H0 फॉर्मेशन ऑफ O2 गैस। क्लियर? पुट वैल्यूज, जब हम वैल्यूज पुट अप करते हैं, देन डेल्टा H0R इज इक्वल टू 2 इंटू, इसकी वैल्यू गिवन है, कितना दिया है, माइनस 824.2 किलोजूल पर मोल, माइनस 4 इंटू डेल्टा H0 फॉर्मेशन ऑफ Fa सॉलिड। अब आप जानते हैं डेल्टा H0 फॉर्मेशन में मैंने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए थे। डेल्टा H0 फॉर्मेशन ऑफ एनी सब्सटेंस इन इट्स एलिमेंटल स्टेट इज इक्वल टू 0। अब Fe कौन से स्टेज में है, एलिमेंटल स्टेट में है, पीरियोडिक टेबल में Fe की फॉर्म में पाया जाता है, और रिएक्शन में भी यहां Fe ही है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 0, प्लस 3 इंटू डेल्टा H0 फॉर्मेशन ऑफ O2 गैस। अब O2 गैस जो है ये कौन सी फॉर्म है, ऑक्सीजन एलिमेंट की नेचुरल मॉलिक्यूलर फॉर्म, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी, 0। क्लियर? आपने पढ़ा है डेल्टा H0 फॉर्मेशन ऑफ एनी सब्सटेंस इन इट्स एलिमेंटल स्टेट 0, डेल्टा H0 फॉर्मेशन ऑफ एनी एलिमेंट इन इट्स नेचुरल मॉलिक्यूलर फॉर्म, वो भी वैल्यू क्या होती है, 0। ऑक्सीजन की ये नेचुरल मॉलिक्यूलर फॉर्म है O2। अब सोल्व करेंगे, 2 इंटू माइनस 1 824.2, दिस इज माइनस 1648.4 माइनस 0 प्लस 0, एंड आंसर इज माइनस 1648.4 किलोजूल। इसका आंसर किलोजूल आएगा, किलोजूल पर मोल नहीं आएगा। क्लियर? अब आप देख रहे हैं कि इस गिवन रिएक्शन की डेल्टा H0R, इस गिवन रिएक्शन की डेल्टा H0R की वैल्यू क्या आई है, नेगेटिव, और यदि रिएक्शन में डेल्टा H0R या डेल्टा HR, एंथैल्पी चेंज ऑफ एनी रिएक्शन या स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ एनी रिएक्शन, यदि वो नेगेटिव आ रही है, इसका हम क्या है, एनर्जी रिलीज है, एंड एनर्जी रिलीज है, दैट दिस रिएक्शन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये रिएक्शन कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर? इससे हम ये भी बता सकते हैं कि गिवन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। Our second application is to find out enthalpy of formation of given substance by given data. Now we are doing a numerical question. Our question is, find out enthalpy of formation of benzene. The formula of benzene is Stacey-acid liquid. Given that enthalpy of combustion of benzene is 3 to 6.7 kilojoule, and enthalpy of formation of CO2 gas and H2O liquid are minus 393.3 kilojoule and minus 286.6 kilojoule per mole respectively. So this is our statement. We have to find out enthalpy of formation of benzene, Stacey-acid liquid, and given क्या है, enthalpy of combustion of benzene is 3 to 6.7 kilojoule per kilojoule, and enthalpy of formation of CO2 gas and H2O liquid are minus 393.3 kilojoule and minus 286.6 kilojoule per mole respectively. This is also kilojoule per mole. Okay. Then first of all, we will decide which is our aim, what is our aim, and secondly, what are the given reactions. First of all, our aim is, we have to find out enthalpy of formation of benzene. It means our aim is delta H formation of benzene liquid. This is our aim. So first of all, हमें इसके लिए रिएक्शन लिखनी होगी। इन केस यदि आपके पास क्वेश्चन में रिएक्शन गिवन है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो हमें रिएक्शन लिखनी होगी। अब इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता क्या है, आपने मेरे पिछले वीडियो में देखा
Enthalpy of formation means क्या है? It is the amount of enthalpy change when one mole of given substance is formed from its constituent elements. आप CC है, इसका हमें 1 मोल बनाना है, किससे बनाना है? इसमें पाए जाने वाले एलिमेंट से. तो विल राइट डाउन द रिएक्शन. 1 मोल ऑफ CC लिक्विड राइट साइड. इसमें एलिमेंट कौन से हैं? कार्बन एंड हाइड्रोजन. कार्बन नेचर में कौन सी फॉर्म में है? C सॉलिड. हाइड्रोजन नेचर में कौन सी फॉर्म में है? H2 गैस. बैलेंस करेंगे, ये 1 मोल फिक्स रहना चाहिए. तो 1 6 यहाँ 6 आ जाएगा. हाइड्रोजन 1 6 यहाँ 3 आ जाएगा. सो दिस रिएक्शन इज अवर एम. ये रिएक्शन हमारा एम है. अब हम देखेंगे गिवन क्या है. गिवन आप देखेंगे, फर्स्ट थिंग गिवन क्या है हमारे पास? एंथैल्पी ऑफ combustion of benzene is 3 to 7.7 किलोजूल पर मोल. एंथैल्पी ऑफ कंबशन का मतलब क्या हो गया? सिंपल, डेल्टा H कंबशन ऑफ बेंजीन CCH लिक्विड. ये कितना दिया है? 3 to 7.7 किलोजूल पर मोल. अब फर्स्ट ऑफ ऑल कंबशन. कंबशन में क्या होता है? हम किसी भी फ्यूल को जलाते हैं और जब फ्यूल को जलाएंगे तो उस समय क्या होगा? एनर्जी रिलीज. एनर्जी ऑलवेज रिलीज. सो इट मींस दिस वैल्यू इज ऑलवेज नेगेटिव. तो हमें ये देखना है क्वेश्चन में कंबशन वर्ड है एंथैल्पी ऑफ कंबशन, तो वहां में साइन देखना है. इन केस साइन यदि ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है तो ठीक है, नहीं है तो हमें अपनी तरफ से माइनस लगा देना है, क्योंकि यहाँ पर फिक्स है एनर्जी रिलीज, और बाकी सभी जहां माइनस या प्लस जो भी है वो ये एज इट इज लगाना है. कंबशन के केस में ऑलवेज माइनस. सो दिस इज द डेल्टा H कंबशन ऑफ CCH लिक्विड. वैल्यू क्या है? -3 to 7.7 किलोजूल पर मोल. अब हम इसकी रिएक्शन देखेंगे. वी नो एंथैल्पी ऑफ कंबशन है क्या? इट इज द अमाउंट ऑफ एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ गिवन सब्सटेंस इज बर्न्ड इन द एक्सेस ऑफ एयर और ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2 एंड वाटर. तो हम क्या करेंगे? इस सब्सटेंस 1 मोल बेंजीन का लेंगे, 1 मोल CCH लिक्विड, CCH लिक्विड. इट विल रिएक्ट विद द ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म CO2 गैस, क्योंकि कार्बन है वो CO2 के रूप में निकलेगा, हाइड्रोजन है वो कैसे निकलेगा? H2 के रूप में. H2 गैसेस, सॉरी H2 लिक्विड है यहाँ पर. इसी सेकंड क्लियर है. सो इस दौरान हमें 1 मोल को जलाना है और हमें ये देखना है कि हमारे पास क्या एनर्जी रिलीज है, क्या कुछ है एनर्जी रिलीज. तो इसे बैलेंस करेंगे. कार्बन कितना है? 1 6 यहाँ पे 6. हाइड्रोजन कितना है? 1 6 यहाँ 2 है तो 3 से मल्टीप्लाई. अब ऑक्सीजन देखें, 6 2 12 प्लस 3 1 3 15. अब यहाँ क्या है? 2. तो अब हम इसे ऐसा नहीं करेंगे कि इसे 15 से कर दे, इसे 2 से कर दें, ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे पास ये फिक्स है. हमें 1 मोल बेंजीन रखना है, यहाँ हम चेंज नहीं कर सकते. तो यहाँ पर फ्रैक्शन आता है तो फ्रैक्शन आ जाए. तो ऑक्सीजन के टोटल आइटम कितने हैं? 6 2 12 3 1 3 15 12 प्लस 3 15. यहाँ क्या है? 2. तो 2 को किस चीज से मल्टीप्लाई करें 15 आ जाए? दैट इज 15/2. सो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, डेल्टा H कंबशन ऑफ CCH लिक्विड. सेकंड देखेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस एंड H2 लिक्विड आर दिस वन एंड दिस वन. अब हमारे पास सेकंड गिवन इक्वेशन क्या होगी? सेकंड गिवन इक्वेशन क्या है हमारे पास? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस, इसकी वैल्यू क्या है? -393.3 किलोजूल पर मोल. अब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है, तो फॉर्मेशन का मतलब क्या है? निर्माण करना. किसका निर्माण करना? गिवन सब्सटेंस का 1 मोल बनाना है. यानी कि मुझे 1 मोल किसका बनाना है? CO2 गैस का. राइट साइड देखिए 1 मोल CO2 गैस. इसमें एलिमेंट कौन कौन से हैं? कार्बन एंड ऑक्सीजन. कार्बन नेचर में कौन सी फॉर्म में है? C सॉलिड. और ऑक्सीजन नेचर में कौन सी फॉर्म में? O2 गैस. ये 1 फिक्स रहना चाहिए. चेक कीजिए बैलेंस है. कार्बन 1 1 1, कार्बन 1 1 1, ऑक्सीजन 1 2 2, ऑक्सीजन 1 2 2. So this reaction is balanced. Next, third है हमारे पास डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ H2 लिक्विड. इसकी वैल्यू क्या दी है? -286.6 किलोजूल पर मोल. अब हमें करना क्या है? डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ H2 लिक्विड. तो वही सेम केस, यहां हमें क्या बनाना है? 1 मोल H2 लिक्विड. तो 1 मोल H2 लिक्विड बनाया. किससे बनाया? इसमें पाए जाने वाले एलिमेंट से. एलिमेंट कौन सा है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. हाइड्रोजन नेचर में H2 गैस, ऑक्सीजन नेचर में O2 गैस. बैलेंस किया, हाइड्रोजन 1 2 2,
यहाँ 1 आ जाएगा, ऑक्सीजन क्या है 1 1 जा 1, ये 2 है तो यहाँ हाफ आ जाएगा। सो दिस इज अवर एम, ये हमारा क्या है एम है, एंड दीज थ्री आर द गिवन रिएक्शन, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। अब हमें करना क्या है, हमें इन तीनों गिवन रिएक्शंस को यूज करके हमारे एम को पूरा करना है। तीनों गिवन रिएक्शन को यूज करके हमें अपने एम को पूरा करना है। एम कैसे पूरा होगा, इसके लिए हम एक लॉजिक बनाएंगे। अब वो क्या लॉजिक है, जरा ध्यान से देखिएगा। देखिएगा, मैं यहाँ दोबारा लिख देता हूं। हमारे पास एम क्या है, 6 कार्बन plus 3s2 gas, that will give 1 mole CCH6 liquid. This is our aim। और गिवन क्या है, फर्स्ट स्टेशन में हमारे पास CCH6 liquid plus 15/2 O2, it will give 6 CO2 gas plus 3s2 liquid। सेकेंड है हमारे पास C solid plus O2 gas, that will give CO2 gas, and the third one is H2 gas plus half O2 gases, that will give H2O liquid. So this reaction is our aim and these three are our given data। अब हमें इन तीनों गिवन डाटा के बेस पर अपने एम को पूरा करना है, तो हम लॉजिक बनाएंगे। अब लॉजिक कैसे बनेगा, जरा ध्यान से देखिएगा। लॉजिक हमें देखेंगे, हमें एम में एरो के लेफ्ट साइड पहली चीज क्या चाहिए, 6 कार्बन। क्या चाहिए, 6 कार्बन। अब ये हमारी 3 गिवन इक्वेशन है, हम इन तीनों गिवन इक्वेशन में ये देखेंगे एरो के लेफ्ट साइड कार्बन किस में है, कार्बन, क्योंकि मैं कार्बन नंबर ऑफ मोल्स को बाद में देखेंगे कार्बन। तो इन तीनों गिवन इक्वेशंस में, फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन, इन तीनों में लेफ्ट साइड कार्बन किस में, आप देख रहे हैं सेकंड इक्वेशन है, इसमें ये रहा कार्बन। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यदि सेम साइड चाहिए, जैसे लेफ्ट साइड चाहिए, लेफ्ट साइड ही पड़ा है तो प्लस साइन, यदि लेफ्ट साइड चाहिए और पड़ा राइट साइड है तो क्या होगा, माइनस साइन। अब हमें एम में लेफ्ट साइड कार्बन चाहिए और इस गिवन इक्वेशन में भी लेफ्ट साइड कार्बन है तो प्लस साइन। अब हम ये देखेंगे गिवन इक्वेशन में कार्बन के कितने मोल्स हैं, 1 मोल, और हमें एम में कितना चाहिए, 6 मोल। तो हम क्या करेंगे, सेकंड इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 1 जा 6 हो जाएगा हमारा एम का, प्लस 6 इंटू सेकेंड इक्वेशन, ये हमारे पास आ गया, प्लस 6 इंटू सेकेंड इक्वेशन। क्लियर। अब हम दूसरी चीज देखेंगे, ये तो हमारा हो गया। अब हम देख रहे हैं सेकंड थिंग हमें क्या चाहिए, H2 गैस, और उसके कितने मोल चाहिए, 3। कहाँ चाहिए, एरो के लेफ्ट साइड। अब हम इन तीनों गिवन इक्वेशन में देखेंगे एरो के लेफ्ट साइड H2 गैस किस में है, इस इक्वेशन में नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें आ गया H2 गैस। लेफ्ट साइड चाहिए, एरो के लेफ्ट साइड चाहिए, और एम में एरो के लेफ्ट साइड चाहिए, और गिवन में भी एरो के लेफ्ट साइड है तो प्लस साइन। यदि बाई चांस ये H2 इधर होता तब क्या लगाते हैं, माइनस साइन। प्लस सेकंड थिंग, हमारे पास गिवन में पड़ा कितना है, 1 मोल ऑफ H2 गैस, और हमें चाहिए कितना, 3 मोल ऑफ H2 गैस। कितना चाहिए, 3 मोल्स। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई, जिसमें ये पड़ा है, प्लस 3 इंटू थर्ड इक्वेशन, ये हो चुका है, ये हो गया है। अब हम देखेंगे एरो के राइट साइड मुझे चाहिए CCH6 लिक्विड। एम में हमें एरो के लेफ्ट राइट साइड क्या चाहिए, CCH6 लिक्विड। तो हम ये देखेंगे इन तीनों गिवन इक्वेशन में हमारे पास एरो के राइट साइड CCH6 लिक्विड कहाँ पड़ा है, इधर नहीं है, इधर नहीं है, इधर नहीं है। फिर हम देखेंगे लेफ्ट साइड पड़ा है, नहीं पड़ा है। आप देखिए फर्स्ट इक्वेशन में CCH6 लिक्विड लेफ्ट साइड पड़ा है, चाहिए कहाँ, राइट साइड। तो जब अपोजिट साइड पड़ा है तो माइनस साइन, चाहिए कितना, 1 मोल, और पड़ा भी कितना है, 1 मोल, तो 1 इंटू फर्स्ट इक्वेशन जिसमें वो अवेलेबल है। ध्यान से देख लीजिए दोबारा, हमें चाहिए 6 कार्बन, कहाँ चाहिए, एरो के लेफ्ट साइड। तो हम गिवन इक्वेशनों में एरोज देखेंगे और एरोज के लेफ्ट साइड कार्बन देखेंगे। तो आपने देखा कार्बन कौन सी इक्वेशन में है, सेकंड में। अब हमें चाहिए कितना है, 6 कार्बन, और पड़ा कितना है, 1 कार्बन। तो हम इसे क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसको, सेकंड इक्वेशन को, तो प्लस 6 इंटू सेकंड इक्वेशन। दूसरी चीज हमें चाहिए
एम में हमें एरो के लेफ्ट साइड क्या चाहिए, H2 गैस। अब हम पहले एरो के लेफ्ट साइड में H2 गैस देखेंगे, गिवन इक्वेशन में यहाँ पड़ा है, सेम साइड पड़ा है तो प्लस साइन, यदि बाई चांस H2 राइट साइड होता तो माइनस साइन लगाते। अब सेकंड थिंग देखें कितने मोल चाहिए, 3 मोल्स, और पड़ा कितना है 1 मोल, तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई, तो प्लस 3 इंटू थर्ड इक्वेशन। अब हम देखेंगे ए में हमें राइट साइड क्या चाहिए, 1 मोल CCF से लिक्विड, 1 मोल चाहिए CCF से लिक्विड, तो CCF से लिक्विड। अब ये देखेंगे गिवन इक्वेशन में राइट साइड में कहीं CCF है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है। लेफ्ट साइड देखेंगे, लेफ्ट साइड है, हाँ जी यहाँ पर है लेफ्ट साइड, तो इट मीन्स हमें चाहिए कहाँ है, एरो के राइट साइड एम में, लेकिन पड़ा कहाँ है, गिवन में लेफ्ट साइड है, इसलिए माइनस साइन अपोजिट साइन पड़ा है। चाहिए कितना है 1 मोल, और पड़ा भी कितना है 1 मोल, तो 1 इंटू जिस इक्वेशन में वो पड़ा है, फर्स्ट इक्वेशन। सो दिस इज अवर लॉजिक, ये क्या हमारा लॉजिक है। अब हम इस लॉजिक के अकॉर्डिंग वैल्यूज पुट अप करेंगे। सो हमें फाइंड आउट क्या करना था, डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ CCH लिक्विड इज इक्वल टू 6 इंटू सेकेंड इक्वेशन। अब सेकेंड इक्वेशन किस वैल्यू को शो कर रहा है, आप जरा देखेंगे, ये इक्वेशन किसके लिए बनाई थी हमने, 1C प्लस O2 गैस डायरेक्ट 1C O2 गैस, ये किसके लिए बनाई थी, किस गिवन वैल्यू के लिए बनाई थी, यू कैन सी इट इज डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस। तो अब हम वहां उसमें ये देखेंगे डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस, तो 6 इंटू डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस प्लस 3 इंटू थर्ड इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करी थी, यहीं से दिख जाएगा, H2 लिक्विड का 1 मोल बन रहा है, यानी कि क्या शो हो रहा है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 लिक्विड। सो 3 इंटू डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ H2 लिक्विड माइनस साइन 1 इंटू फर्स्ट इक्वेशन क्या शो कर रही है, 1 मोल CCH6 का हमने ऑटो गैस के प्रेस में जलाया है, क्या बना है CO2 गैस इन वाटर। सो दिस इज एंथैल्पी ऑफ कंबशन, so 1 into delta H combustion of CCH6 liquid. Clear? So this is our logic, and ये तो हमारा लॉजिक था, ये जो हम दिखा रहे हैं ये लॉजिक था, और ये हमने इसमें वैल्यू में फॉर्मूला में पुट अप किया है। अब हम वैल्यूज रखेंगे, पुट वैल्यूज। So delta H formation of CCH6 liquid equal to 6 इंटू डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ CO2 गैस, इसकी वैल्यू थी हमारे पास -393.3 प्लस 3 इंटू डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ H2 लिक्विड, इसकी वैल्यू थी -286.6 माइनस 1 इंटू डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ CCH लिक्विड, इसकी वैल्यू थी -326.7। वैल्यूज पुट अप कर दी, और वैल्यू पुट अप करके अब इसे सोल्व करेंगे। सो डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ CCH6 लिक्विड इक्वल टू 6 इंटू -393.5, जब हम इसे सोल्व करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा -2359.8, इसे सोल्व करेंगे प्लस माइनस माइनस माइनस, और ये हमारे पास आ जाएगा 859.8, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 3267.7, माइनस माइनस प्लस, प्लस 3267.7, अब प्लस माइनस माइनस, ये वैल्यू बड़ी है तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, सॉल्व करेंगे प्लस 48.1, और ये डेल्टा H फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन मीन 1 मोल बनाना है, इसलिए यूनिट क्या होगा, किलोजूल पर मोल। सो दिस इज अवर सेकंड एप्लीकेशन टू फाइंड आउट डेल्टा H फॉर्मेशन ऑफ एनी सब्सटेंस बाय द गिवन डाटा। हमें करना क्या है, डेल्टा H फॉर्मेशन निकालने के लिए जो एम वाली रिएक्शन है वो लिखेंगे, और जो ये गिवन है उनके रिएक्शन लिखेंगे, और गिवन वालों के बेस पर हम लॉजिक बनाएंगे और अपना एम ऑब्टेन करेंगे, और उसके बाद वैल्यूज पुट अप करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट सेकंड एप्लीकेशन ऑफ Hess's law. I hope you learned a lot from my video. If you like my video, then you can share and comment my video, and you can subscribe my channel Ultimate Science by Satish Kalra.